अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग भाई? कैसे चल रहे हैं सारे बच्चे? क्या बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? क्या बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, चलो भाई, तो अच्छा हो गया, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, बेहतरीन हो गया, सीन बेहतरीन सीन हो गया। अच्छा भाई, हाँ, ओके भाई, ये बताओ कैसे हो आप लोग? सब सेट हो? सुकून से लाइफ गुजर रही है? कोई परेशानी तो नहीं है किसी चीज़ की? है भाई? वालेकुम अस्सलाम बेटा युसरा, वालेकुम अस्सलाम। लाइफ अच्छे से चल रही है? कोई परेशानी टेंशन तो नहीं है किसी को किसी बात की? फर्स्ट क्लास है भाई, हमजा की है। चलो भाई, गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बच्चों, लास्ट क्लास में अगर शायद आप लोगों को याद हो या ना याद हो, हम लोगों ने बायोस्फीयर के बारे में कुछ बात की थी कि बायोस्फीयर किसको कहते हैं। हमने कहा था कि बायोस्फीयर जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स और डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो हमारे दुनिया के अंदर जमा हो रहे हैं। अर्थ एन एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर। तो हमने कहा था कि हमारे पास, लेट सपोज, ये एक एक्वाटिक पोलर रीजन था, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये आपके पास अफ्रीकन इकोसिस्टम है, ये साउथ एशियन है, यहाँ पर आपके पास अमेरिकन इकोसिस्टम है, उसमें 3-4 जगह आ जाती हैं आपके पास। एक एल्पाइन रीजन वाली आ जाती है, या आपके पास दूसरी रीजन आ जाते हैं जो कि पोल्स की तरफ होते हैं। तो हमने कहा कई सारे इकोसिस्टम्स का मजमुआ, बायोम्स के मजमुआ को हमारे पास जो है वो नाम दिया जाता है एज एन बायोस्फीयर। तो अर्थ इज अ बायोस्फीयर। उसके बाद अब हम जरा बात करेंगे, अब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आके बात करते हैं। आखिरी टॉपिक है तकरीबन, समझो, इस चैप्टर का। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से मुराद क्या है कि हमारे पास इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के मजमुओं के एतबार से, यानी कॉम्बिनेशन, कम्युलेशन, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स के एतबार से ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा आपके पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का, which are composed of cell organelles working together for a single cell, and that whole structure is composed of only one cell. दूसरी चीज हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनीज की बेसिस पे रहते हैं। सेल तो सिंगल होगा बट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी ऑन अ कॉलोनियल बेसिस। फाइनली वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके डिफरेंसेस समझ लेना जो मैं अभी बयान करने लगा हूं आपके सामने। डिफरेंसेस बिटवीन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखो मैंने नीचे वर्ड क्या लिखा है मेरे बच्चों, मैंने नीचे क्या सेंटेंस लिखा, मैं लिखा ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से, वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है और एक सेल ही सारे कामों को कर रहा है, एक सेल ही सारे, फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू वेजिटेटिव मेटाबॉलिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस और लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उस तरह से। आज बेटा वालेकुम अस्सलाम। तो वो एक सेल सारे काम कर रहा है आपके पास, इट डज नॉट नीड्स हेल्प फ्रॉम एनी अदर सेल। आइदर या तो सेल उसके जैसा हो या कि दूसरे तरह का हो, उसको किसी और से जरूरत नहीं है वो हेल्प लेने की। तो ऐसे स्ट्रक्चर को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। उमर बेटा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? सेट चल रहे हो तुम लोग? हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस देख रहे थे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके, बात कर लेते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। ना, याद रखना मेरे बच्चों मेरी बात, एक तरफ यूनिसेलुलर, एक तरफ मल्टीसेलुलर। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास है तो लिविंग सिस्टम एक सेल पर मुश्तमिल, लेकिन सेल्स एक साथ एक दूसरे को हेल्प करने के लिए मौजूद है एक सेल ही, सारी जिंदगी एक सेल में है, लेकिन एक सेल किसी दूसरे सेल को हेल्प कर रहा है जिंदगी गुजारने में, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, एड कर रहे हैं उनके फंक्शंस को चलाने में। ठीक हो गया बच्चों? अब देखो हमारे पास क्या सीन होता है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिंगल सेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एक एग्जांपल आई थी वॉल्वॉक्स की।
नाउ यू सी दिस इज अ वॉलवॉक्स, आपने कभी अगर देखा हो ये एक वॉलवॉक्स की आप कह लो माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है, और इसके अंदर छोटे छोटे से जो हैं ये आपके पास एक एक सेल है। ईच सिंगल सेल कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, अकेले ज़िंदगी गुजार सकता है वो, लेकिन उसमें होता ही है कि उनको एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कई सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया, उमर ने एग्जांपल दी सर बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया आल्सो कैन लिव इन कॉलोनीज। हम क्या करते हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में शायद बात हुई थी हो कि बैक्टीरिया में जब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग लाइक कोई इंसुलिन या कोई हार्मोन या कोई एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, उसे एक बैक्टीरिया को डिवाइड कराने में मजबूर करते हैं। दैट सिंगल बैक्टीरिया डिवाइड्स टू फॉर्म अ कॉलोनी बना लेती है पूरी वो। ये बैक्टीरिया अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं और मिलके भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा ये बात, जो भी कॉलोनी होती है उसमें वो बंदा अकेले सर्वाइव कर सकता है, वो सेल अकेले सर्वाइव कर सकता है, लेकिन टू सपोर्ट इटसेल्फ एंड टू बी मोर एफिशिएंट इन इट्स परफॉर्मेंस, वो आपके पास दूसरे सेल से भी मदद ले रहा होता है। तो ये आपके पास कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की होती है बात। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट नहीं करते। साल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर पीछे अभी आपके बोला अंशरा ने कि सर ये एल्गा का एंसेस्टर है, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ यू लुकिंग एट एलजी में आपके पास केल्प फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े। केल्प फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे की तकरीबन जमीन से हाइट जो है 10 फुट से ज्यादा की होगी। केल्प फॉरेस्ट ठंडे समुद्रों में होते हैं। केल्प कहते हैं ब्राउन एलजी को, एलजी ब्राउन कलर की, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उसके, पत्ते नुमा स्ट्रक्चर, एंड दे आर एज टॉल एज 20 फीट। मैंने 10 फीट का कमरा बता रहा हूं मैं इस वक्त जिसमें मैं खड़ा हूं, तकरीबन इससे भी बड़े बड़े ऊंची हाइट के आपके पास जो है वो केल्प फॉरेस्ट होते हैं। नाउ वो जो एलजी जो हम यहां पर देख रहे हैं, ये आपके पास सिंगल सेल कॉलोनी की फॉर्म में, और इसी के बाद आने वाले फाइलोजेनिक जो इसके एंसेस्टर्स हैं, दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे आर लिविंग इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी, बट वो एक बड़े लेवल पे रह रहे होते हैं आपके पास एक दूसरे के साथ। तो वो 20-20 फुट के, 15-15 फुट की हाइट के होते हैं, और ठंडे समंदरों के अंदर उनके फॉरेस्ट होते हैं बाकायदा पूरे, और वो मल्टीसेलुलर है, बट दे आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। कहने का मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मैंने डायग्राम लगाई है, ये हमारे जो लिवर सेल्स हैं उनकी डायग्राम है। नाउ लिवर सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। लिवर का मसल जो है, लिवर का जो आपके पास ऑर्गन है, वो कई सारे सेल्स का मजमुआ है, तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। ऑल ऑफ दीज सेल्स आर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। सारे सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि कॉलोनी के अंदर, वॉलवॉक्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि वेजिटेटिव सेल्स का काम कोई और करता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स का काम कोई और करता है। सो दे आर लिविंग साइड बाय साइड विथ ईच अदर, बट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देयर टास्क। एक चीज एक काम करी, कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स एक काम कर रहे हैं, कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स दूसरा काम कर रहे हैं। यहां पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स मिलके, सारे मिलके एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सारे में सेल्स मिल गए। आपको पता है लिवर का फंक्शन क्या होता है? डू एनीबडी नो एनीथिंग अबाउट लिवर? लिवर के फंक्शन में से कोई फंक्शन आपके पास अगर हो तो किसी को पता है भाई? लिवर के फंक्शन में से किसी को फंक्शन पता है? लिवर पता है कहां होता है, किस जगह पे होता है लिवर? यूनिसेलुलर कॉलोनियल सेल्स के अंदर वॉलवॉक्स की एग्जांपल आएगी। यूनिसेलुलर कॉलोनियल सेल्स में वॉलवॉक्स की एग्जांपल आएगी। इसके अलावा आपके पास साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है किसी ने? साइनोबैक्टीरिया, इट्स अ प्रोकैरियोट। डू एनीवन नो एनीथिंग अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया भी आपके पास एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। वो यानी आपके पास क्या होता है? नॉस्टॉक एनाबीना होता है। I'm going to draw it for you. आप लोग ड्रॉ करता हूँ, उसको ड्रॉ करता हूँ, देखो ड्रॉ करता हूँ। ऐसे अब ये साइनोबैक्टीरिया होता है, इतना लंबा सा ना आपके पास स्ट्रक्चर होता है, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ दिस सेल इज एन इंडिविजुअल सेल। तो वो आपके पास जो है ये ग्रुप कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, एंड दे आर अ प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अंशरा कह रही है सर ब्रेक डाउन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड दे फिल्टर लाइक शायद ब्लड फिल्टर करते हैं, शायद ये ऊपर निकल गया कमेंट। ओके, दे फिल्टर ब्लड, ओके गुड। यहां पर होता है
ये देखो, ये हार्ट है ना, यहाँ पर इस साइड पे, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर लंग्स है आपके पास, यहाँ पर आपके पास इस जगह पर ये डायफ्राम होती है, यहाँ पर डायफ्राम, ये डायफ्राम होता है। आप लोगों ने गैस एक्सचेंज में पढ़ेंगे जाके, अभी पढ़ा नहीं होगा। ये ऊपर और नीचे होती है, इसके नतीजे में लंग्स को जगह मिलती है फटने की। नीचे तो इंटेस्टीन होते हैं आपके पास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर इस पोर्शन में एक तरफ आपके पास यहाँ स्टमक होता है और इस तरफ यहाँ पर आपके पास लिवर होता है, पूरे पीछे फैला होता है। यहाँ होता है लिवर और स्टमक दोनों एक साथ। जो हार्ट बर्न्स होते हैं ना, आपको जब ज़्यादा कोई तेज़ाबी बिरयानी खा लेते हैं या शादी में अपना पेट समझे बगैर जो खाना शुरू कर देते हैं, ऑल यू कैन ईट बुफे समझ के, तो उसके बाद जो हार्ट बर्न्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्टमक यहाँ होता है बिल्कुल सीने पे, यहाँ इस जगह पे, और इसी के साथ लगा होता है आपके पास लिवर। लिवर का फंक्शन क्या होता है? लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर मैं सही टर्म इस्तेमाल करूं तो सही टर्म आपके पास होती है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके पास लिवर, डिटॉक्सिफाई करता है। टॉक्सिन कंपाउंड जितनी बनते हैं, जैसे इंशुरन एग्जांपल दी यहाँ पर, सिर्फ पॉइजनस कंपाउंड, टॉक्सिन्स वगैरह, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बनते हैं, उन सबको फिल्टर आउट कर देता है, उन सबको आपके पास खत्म कर देता है बॉडी से। तो लिवर का काम ये होता है। तो लिवर के सेल्स मैंने यहाँ पर बनाया है। अब लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, तो ऑल दीज सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ताकि आपके पास हेल्प कर सके। हाँ, एक चीज और, द वर्ड फिल्टरेशन अगर हम किसी ऑर्गन के लिए यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन का टर्म अगर किसी ऑर्गन के लिए यूज करेंगे, तो दैट ऑर्गन वुड बी व्हाट? इट्स नॉट लिवर, इट्स समथिंग एल्स। अगर फिल्टरेशन का टर्म किसी ऑर्गन के लिए यूज करेंगे, यस फातिमा बेटा, वेरी गुड, दैट वुड बी योर किडनीज। किडनीज आपके पास जो गुर्दे हैं आपके, जो लाइक बैक साइड पे होते हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ, इस तरफ लगे होते हैं, होता तो थोड़ा पीछे की एंड की तरफ है, और इसी पोर्शन में होता है, इंग्विनल पोर्शन पीछे की तरफ। ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें। तो वर्ड से याद रखा करो ऑर्गन को। डिटॉक्सिफिकेशन लिवर, फिल्ट्रेशन आपके पास किडनीज, पंपिंग हार्ट, ऑक्सीजनेशन योर लंग्स, ठीक हो गया, इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग ब्रेन। तो इस तरह से हर ऑर्गन का एक एक वर्ड के साथ नाम याद रखना जरूरी होता है, बेहतर रहता है वो आपके पास फॉरन रैपिड क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकला? वन सेल परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस, अपने आप को खुद फैसिलिटेट कर रहा है, किसी और से मदद नहीं ले रहा। एक सेल है लेकिन सारे मिलके साथ रह रहे हैं, और मिलके साथ रहने के साथ साथ कुछ काम कुछ सेल्स कर रहे हैं, कुछ काम कुछ सेल्स कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी, बट एवरी सेल इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर एक सेल अपने आप एक इंडिविजुअल, कहते हैं ना वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप ये अंजुमन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर एक सेल आपके पास एक अपने आप खुद काम करने वाला है, बट दे आर फैसिलिटेटिंग ईच अदर बाय डिवाइडिंग डिफरेंट फंक्शंस अबाउट डिफरेंट क्लस्टर्स और ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन द कॉलोनी। फाइनली हमारे पास जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जहां पर एक तरह के सेल्स आपके पास मिलके एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लिवर सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लंग के सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास इंटेस्टीन के सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ओके सर, वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करता है किडनी, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। मुझे बच्चों एक बात बताओ, अमीबा का नाम लिया अभी यहाँ पर, किसने नाम लिया था? वाहिद ने शायद नाम लिया, वाहिद ने नाम लिया, मैं नाम मिस हो गया, वाहिद ने नाम लिया शायद। अमीबा इन तीन में से किस में आएगा? अमीबा इन तीन में से किस में आएगा? यूनिसेलुलर के अंदर आ जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कैन एनीवन पॉइंट आउट कि तस्वीर किस चीज की है? ये तस्वीर किस चीज की है? ये तस्वीर किसकी है? ना, दिस इज नॉट अमीबा। ये बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा स्पेसिफिक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है इसका। वो पठान के पास रोटी मिलती है ना डबल रैकेट वाली, उस तरह का स्ट्रक्चर है। यस, कौन? मैक ने करेक्ट जवाब दिया, वाहिद ने भी करेक्ट जवाब दे दिया। पैरामीशियम है ये अमीबा ही की तरह का एक ऑर्गेनिज्म है, अमीबा की ग्रुप से बिलोंग करता है ये पैरामीशियम कहलाता है हमारे पास। इसका बड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, वो स्लिपर या शू शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। अमीबा का इर्रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, अच्छा ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो हम बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ बच्चे मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे थे,
उसकी बात कर लेते हैं। सर ये वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल वाटर में पाए जाते हैं, इसको मूवमेंट के लिए जगह चाहिए होती है, ये ऐसे जमीन पे मूव नहीं कर सकता। सो इट हैज लाइक सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। वो एक तरफ के जो स्ट्रक्चर्स सीलिया है ना इसके बाद छोटे छोटे बाल लगे होते हैं अतराफ में ना, साइडों में। तो एक तरफ के जो आपके बाल होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और एक तरफ के नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग स्ट्रोक्स यूज करता है और उससे इसकी ना एक ड्रिलिंग या स्पाइरल मूवमेंट होती है। इस तरह से ये ऐसे मूव करता है, यूं करके मूव करता जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव सीलिया की मूवमेंट की वजह से इसकी इस तरह से मूवमेंट होती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का शुमार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होगा भाई? मैं लिखा हुआ है वैसे तो, मैं लिखा हुआ है इसके ऊपर वैसे। हेलो बच्चों को मेरी आवाज आ रही? ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। आपने मल्टी सेलुलर क्यों कहा? इसलिए कहा कि सर ये कई सारे सेल्स के मजमूए से बनता है। I've also mentioned it over here कि आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये मस्टर्ड प्लांट। उर्दू में क्या कहते हैं भाई इसको? उर्दू में क्या कहते हैं इसको, मस्टर्ड प्लांट को? सरसों। इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, ये खाने में भी इस्तेमाल होती है आपके पास। और येलो कलर का इसका बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। नाउ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट दी इंफॉर्मेशन फर्स्ट, उसके बाद हम डायग्राम पे चलते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, बोटेनिकल नेम लिखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम, स्पीसी नेम लिख रहे होते हो तो उसके अंदर दो बातें अच्छे से याद रखना, जब कभी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसी का नाम यूज कर रहे होते हो, ठीक है। वो एक तो पहली चीज ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर, ये सॉफ्ट कॉपी है ना आपके पास, ये हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है कि मैं अपने हाथ से खुद लिख रहा हूं। इफ आई एम राइटिंग समथिंग विद माई ओन हैंड, तो मैं इसका नाम लिखूंगा। देखो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा ब्रासिका, ओहो, ब्रासिका सी से, कैम्पेस्ट्रिस। डिड यू गाइस सी मैंने क्या किया? मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। जब भी कभी मैं अपने हाथ से कोई चीज लिखूंगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखूंगा, चाहे वो लाइक प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एनीथिंग इट इज, मैं उसके नीचे अंडरलाइन करूंगा अपने हाथ से लिखने के बाद। क्योंकि शर्त यह है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसका साइंटिफिक नेम के लिए अगर सॉफ्ट कॉपी में, लाइक यहां पर मैंने टाइप किया हुआ, तो उसमें लिखना पड़ेगा इटैलिक में। इटैलिक में तो टेढ़ा हुआ होता है ना, जैसे टेढ़ा लिखा है यहां पर आपके पास, ये सारे स्ट्रेट हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इटैलिक टेढ़ा हुआ होता है। सॉफ्ट कॉपी में अगर किसी साइंटिफिक नेम को लिखोगे तो इटैलिक में टेढ़े फॉर्म में लिखोगे, ये शर्त है आपके पास। दूसरी चीज, अगर हम अपने हाथ से किसी पेपर, जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा है ना, तो मैं इटैलिक कंटिन्यूसली नहीं लिख सकता, बिकॉज वो कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, तो वो लाइक डिस्प्रपोर्शन अंदाज में लिखा होगा। हाथ से अगर मैं लिखा तो उसके नीचे मैं करूंगा अंडरलाइन। दो बातें निकली। पहली बात कौन सी? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी टाइप कर रहा हूं, तो इट्स गोना बी इन इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट में होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अपने हाथ से लिख रहा हूं पेपर के ऊपर, तो उसके नीचे मुझे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। बात समझ में आ गई यहां तक बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई? ओके, दोबारा बोलूं, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो इट विल ऑलवेज बी इन इटैलिक फॉन्ट, टेढ़ा हुआ फॉन्ट होता है। यह रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का। और अगर मैं अपने हाथ से लिखूंगा किसी पेपर के ऊपर, हैंड राइटिंग, तो आई वुड अंडरलाइन इट, क्योंकि वहां इटैलिक वाला फॉन्ट जो है जरूरी नहीं कि 100% हर बार इस्तेमाल हो सके। मैंने नाम लिखने के बाद, साइंटिफिक नेम लिखने के बाद अंडरलाइन कर दूंगा। सबको क्लियर हो गया बेटा? मैक बेटा क्लियर हो गई बात? मैक बेटा बात क्लियर हो गई? ओके, अब एक और चीज नोट करो। ये देख रहे हो, कैपिटल स्मॉल,
हालांकि नाम के दो हिस्से हैं, लेकिन नाम का पहला हिस्सा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और नाम का दूसरा हिस्सा स्मॉल लेटर ही से शुरू होता है। Whenever you are writing a scientific name, उसका पहला हिस्सा कैपिटल लेटर से और उसके नाम का दूसरा हिस्सा कंपेस्टस दूसरा हिस्सा है, तो इट विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, कैपिटल नहीं। ये भी रूल है। हर नाम के साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका। सर आपकी वीडियो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चों पहले मुझे क्लियर कर दो, वीडियो और आवाज दोनों क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बच्चों क्लियर करो इस बात को। वीडियो सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है, सब क्लियर है? यस सर। जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा हो वीडियो ऑडियो के अंदर, दोनों चीज के अंदर, फौरन क्लास लीव करके और रीजॉइन कर लिया करो। वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से होता होगा। अगर जैसे सारे बच्चे कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, तो इट मीन्स कि अगर कोई भी टेक्निकल इशू है सिग्नल्स का किसी वजह से, तो फौरन क्लास लीव करके रीजॉइन कर लिया करो, तो आपको जो है वो चीजें इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी वापस। ठीक है बेटा? ओके। सो आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम के दो हिस्से हैं। पहला नाम आपके पास जेनेरिक नेम, दूसरा नाम स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ब्रासिका इज जेनेरिक नेम, कंपेस्ट्रस इज स्पेसिफिक नेम। ब्रासिका का बी जो है चूंकि जेनेरिक नेम है तो कैपिटल से आएगा, और कंपेस्ट्रस का सी चूंकि स्पेसिफिक नेम है तो स्मॉल सी से आएगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों को? दो बातें बता चुका हूं अब तक, एक इटैलिक फॉन्ट वाली और एक के नाम के दो हिस्से हैं, और तीसरी ये कि नाम का कौन सा वाला नाम का पहला हिस्सा कैपिटल होगा और कौन से नाम का पहला हिस्सा स्मॉल में होगा। ये तब्दीलियां कभी भी नहीं आएंगी, ये तब्दीलियां कभी भी नहीं आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा भाई अब आगे बात कर लेते हैं। इसका नाम तो हो गया ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट के इसके जो पार्ट्स हैं, इसके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं। तो हम कहते हैं भाई इसके टोटल पार्ट्स हैं आपके पास, ये तो हो गया फ्लोरल पोर्शन, जिसको हम कह रहे हैं फ्लावर का पोर्शन, फ्लोरल पोर्शन, फ्लावर का पोर्शन। ये आपके पास हो गए सीड्स, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गए रूट्स, और ये आपके पास हो गए लीव्स, ठीक हो गया। ओके, अच्छा भाई अब देखो मेरी बात गौर से समझो। हमारे पास बेटा आज अब क्वेश्चन पूछो, बेटा क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो बेटा। पहले आपको क्वेश्चन रिजॉल्व करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। सर अगर हम दोनों कैपिटल लिख दें तो क्या होगा? ये हमारे पास साइंटिफिक नेमिंग की जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगी बात। और पेपर के अंदर जो है 9th क्लास में आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस तरह के ब्लंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती से भी चीज नहीं होनी चाहिए। इवन के अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने इंटेंशनली, अब सी है ना, अब सी कैपिटल भी जैसे ही होता है स्मॉल भी जैसा होता है, ठीक है। तो कभी कभार बच्चे ऐसे होते हैं कि जज्बात में आगे से मैंने अभी जज्बात में आके कैपिटल सी लिख दिया था, फिर मैंने मिटाया यहाँ पर, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल करके लिखे, मैंने नंबर काट लेते हैं लोग पेपर के अंदर, पेपर में नंबर काट लेंगे आपके, ये वाला होता है। ये हमारे दौर में भी हुआ है, जब जब मैंने पढ़ा है तो उसमें ये हुआ है चीज बच्चों के साथ। गलती से भी अगर आपने किसी साइंटिफिक नेम के साथ, वो तो चलो ना एक रूल अलग है, रूल पे आपको तो पुलिस थोड़ी लेके जाएगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन पेपर में अगर ये गलती हो गई हल्की सी भी, तो आपने क्या करना है, आपने उसको फौरन रेक्टिफाई कर लेना है, गलती को करेक्ट कर लेना है। और कोशिश यही करनी है कि वो लेटर्स के जो कि बड़े और छोटे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, जैसे सी हो गया, जैसे एस हो गया, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल और क्या होगा, और पी हो गया, पी कैपिटल पी स्मॉल पी, एक्स हो गया, तो उनके लिए क्या करना है, उसको इंटेंशनली छोटा लिखना है। आपने इंटेंशनली छोटा लिखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े से रिजेंबल हो और उनको नंबर काटने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज का सब में सारे बच्चों ने ख्याल रखना है। वाई हो गया, ठीक है, इन चीज का सारे बच्चों ने ख्याल रखना है, ठीक हो गया मेरे बच्चों।
तो अच्छा कि आजम ने सवाल पूछ लिया, तो ये चीज भी क्लियर हो गई, ये पता चल गया कि इसके नंबर कट जाते हैं पेपर के अंदर। सर राना टिग्रीना मल्टी सेलुलर है? यस, राना टिग्रीना फ्रॉग इज मल्टी सेलुलर। अब जरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ जाओ, सरसों यानी मस्टर्ड यानी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आप समझो मेरे बच्चों मेरी बात को। हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें से रूट्स तो हमारे यूज में नहीं आती अगर हम अपने इस्तेमाल की बात करें। प्लांट तो रूट्स को इस्तेमाल करता है ना पानी करने। अच्छा, रूट्स का फंक्शन पता है प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स का फंक्शन पता है प्लांट्स में क्या इस्तेमाल होता है रूट्स का? फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्रोटेक्ट द रूट्स प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? रूट्स प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? अमेक बेटा, रूट्स कैसे प्रोटेक्शन देती हैं? चलो अंशरा ने कहा सर पानी के लिए, उमर भाई कह रहे सर पानी के लिए। मैक बेटा प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? जब भी कैक्टस के पास लॉन्ग रूट्स होती हैं, वाह भाई वाह, अंशरा ने बताया कि चूंकि पानी खींचती हैं रूट्स, तो कैक्टस चूंकि गर्म इलाके में रह रहा है जहां स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो वो पानी खींच रहा होता है आपके पास, उसको लंबी रूट चाहिए होती है। अभी यहां पर मैग्नेटिक पॉइंट रेस किया है, मैं जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा सही करना चाह रहा हूं। वो उस पॉइंट पे अभी तक कोई आया नहीं है, सब पानी के पीछे पड़े हुए हैं, उस पॉइंट के पीछे कोई आया नहीं है। ओहो, मैं भी बोल के चली गई और आगे कोई बोल भी नहीं रहा। पानी के अलावा भी आगे बढ़ो, एक और फंक्शन भी होता है, सॉइल वॉट, सॉइल क्या? सॉइल सर जाइलम टिश्यूज की वजह से। वो तो ठीक है ना, वो पानी चढ़ गया भैया, पानी तो चढ़ गया, पानी के अलावा कोई बात करो। पानी के अलावा भी तो कोई बात होनी चाहिए ना थोड़ी लाइफ में। पानी के अलावा एक और काम होता है सर, मींस के वो पूरे प्लांट को खड़ा, एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा था सर। वो पूरे प्लांट को खड़ा रखता है, अगर रूट्स मजबूत नहीं होंगे तो पूरा प्लांट गिर जाएगा। एंकर करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एंकरिंग का वर्ड। ये मैग ने एक्सप्लेनेशन दे दी अपनी बात की, मैं वही उनसे पूछना चाह रहा था यहाँ पर कि पानी के अलावा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका, और वो है एंकर करना। वो हम उसको जड़ें पकड़ी होती हैं जमीन को और वो प्लांट को इरेक्ट रखती हैं। अगर रूट्स ना हो प्लांट के अंदर तो प्लांट आपके पास किसी तरीके से स्ट्रेट इरेक्ट नहीं खड़ा हो सकता। मनी प्लांट देखा है आप लोगों ने, उसकी कितनी मरियल सी रूट्स होती हैं, पतली पतली सी होती हैं, ऐसी खत्म हुई भी। आप उसको मिट्टी में दबा भी दो तब भी जमीन पे ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता, इरेक्ट नहीं हो सकता। तो रूट्स आपके पास प्लांट्स की उनको मजबूती से जमाए रखती हैं ताकि प्लांट आपके पास इरेक्ट हो सके। वेरी गुड मैग बेटा, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं रूट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स पे। लीव्स का फंक्शन। लीव्स हमारे मामले में, हमारे लिए तो लीव्स खाने वाले में इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके। ये जब इसका वो बनता है ना, क्या कहते हैं, ये सरसों का साग बनता है, तो उसमें हम थोड़ा सा पालक भी ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी इसके पत्ते भी ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से आपके पास चीज़ें पक्के बन रही होती हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, ये फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है, फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। डू एनीवन नो द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड फॉडर? वर्ड्स देख लो भाई, वर्ड्स देख लो, वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं भाई फूड वर्सेस फॉडर, फॉडर, फूड वर्सेस फॉडर, इन दोनों फर्क पता है किसी को? हाँ भाई, क्या चीज एवेपोरेट करता है? हाँ, स्टोमेटास लीफ में होते हैं, वहां से एवेपोरेशन हो रही होती है। एग्जैक्टली। लेट्स टॉक अबाउट फूड एंड फॉडर। फूड एंड फॉडर में क्या डिफरेंस होता है? सर फूड चारा है, किसका चारा? सर ड्राइड फूड है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? फूड की बात हो रही है, फॉडर की बात हो रही है? सर फॉडर की। हाँ हाँ, देखो हमजा ने बताया, हमजा कह रहा है कि भाई सर फॉडर जो है वो चारे को कहते हैं। अंशरा ने भी कहा कि सर ड्राई किया हुआ जो खाना होता है, जो आमतौर पे कौन खाता है, जो आमतौर पे कौन खाता है, जानवरों के लिए जो होता है, उसको हम फॉडर कहते हैं। तो जानवरों के लिए जो हम कोई भी चीज इस्तेमाल करें, इट्स नॉट जस्ट एग्जैक्टली हे और स्ट्रॉज और एनीथिंग लाइक दैट, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज बीइंग ईटन बाय आवर एनिमल्स। हमारे जो लाइव स्टॉक जो खा रहा होता है उसको हम फॉडर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। स्ट्रॉज की एग्जाम्पल दी और लाइक हे बेल्स की एग्जाम्पल, हेज की एग्जाम्पल दी, तो वो आपके पास फॉडर कहलाते हैं ना।
वो चीज जो हम खाते हैं उसको हम फूड कहते हैं, इवन दो दे आर द सेम, द थिंग वुड बी सेम, लेकिन हम ये कहेंगे वी आर गिविंग फूड टू द एनिमल एंड द काउ, नहीं, हम कहेंगे वी आर गिविंग फॉडर टू दैट पर्टिकुलर काउ, कैटल या लाइव स्टॉक, जो भी आपके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसके लिए, चाहे चीज एक सेम ही हो। ये इंग्लिश का हमारे पास उसूल होता है, हम यहाँ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाउ फ्लावर्स के ऊपर आ जाते हैं। फ्लावर का क्या रोल है मस्टर्ड प्लांट के हमारी जिंदगियों में? हमारी जिंदगियों में मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स का क्या रोल होता है भाई? क्या रोल होता है मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर का? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, तेल बनाने के लिए फ्लावर बना इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा? फ्लावर इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा तेल बनाने के लिए, है भाई? फ्लावर इस्तेमाल होगा, तेल इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा। फ्लावर का कोई फंक्शन है? फ्लावर का कोई फंक्शन, फ्लावर का कोई फंक्शन बताओ ना भाई। यस, रिप्रोडक्शन में यूज होता है, कुछ लोग खाने में भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर जब जाहिर सी बात है जब ये इसकी पॉलिनेशन के बाद इसकी सीड्स बन जाते हैं, देन वी यूज दो सीड्स फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। ऑयल एक्सट्रैक्शन का जिक्र किया मैंने यहां पर, आपके पास सीड्स इस्तेमाल होते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो पता ये चला कि फ्लावर को थोड़ा बहुत फूड में भी बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लावर को हम थोड़ा इसके फ्लावर जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं जो एलोपैथिकली भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपके पास ना कुछ दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, होम्योपैथिक वाले यूज़ करते हैं, हर्बल मेडिसिन वाले यूज़ करते हैं, इवन के हमारे जो नॉर्मल MBBS वाले डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स वाले, वो भी इसके फ्लावर्स को यूज़ कर रहे होते हैं कुछ दवाइयों वगैरह के अंदर भी। बट इसका जो असल फायदा है वो है जब इसके अंदर के ओव्यूल्स, फ्लावर के ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन वी एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। और वो जो ऑयल होता है एडिबल भी होता है, वो सर में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी के मसाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ओके, लेंथ का मैंने इसका जिक्र कर दिया था एडिशनली कि 1 से 1.5 मीटर के आसपास हमारे इसकी जो हाइट मौजूद होती है। और इसके फ्लावर का कलर जो होता है वो येलो होता है प्यारे बच्चों, येलो कलर इसका होता है। याद रखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। फर्टिलाइजेशन, यस फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो पोलन ग्रेन आके गिरता है फ्लावर के ऊपर और उसके स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं, क्रॉस होते हैं, किसके साथ? ओव्यूल के साथ, ओव्यूल के साथ ओवरी के साथ। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है उसके अंदर जो एग सेल मौजूद है उसके साथ फर्टिलाइजेशन क्रॉसिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात हो रही है यहाँ पर? आगे चलूं मैं? अब देखो हमारे पास आ गया भाई, इतनी देर से तुम लोग याद कर रहे थे इसको। सर सेपिल क्या होता है? सेपिल क्या होते हैं? ओहो चलो ये देखो, अब सेपिल का जिक्र है, पहले सेपिल का जिक्र कर देता हूं यहां पर। मिसाल के तौर पे वी हैव ठीक है, अब ये देखो ये फ्लावर बनाया मैंने आप लोगों के सामने, क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है फ्लावर का, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस से आएगी, वो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। हम लोग भी बना के बनाते रहते थे, बनाते प्रैक्टिस होती गई, फिर चीज़ अच्छी हो गई आहिस्ता करके, ठीक हो गया ना। अब देखो आपके पास ये जो पोर्शन है ना नीचे वाला, इसमें ही आपके पास ये सेपल कहलाता है, जो नीचे का ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। रेड पोर्शन आपके पास पेटल्स है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? गाड़ी का नाम देते हैं, गाड़ी का नाम देते हैं पेडल्स को। पेडल को एक गाड़ी का नाम देते हैं, गाड़ी है हमारे यहाँ कराची में चलती है, पेडल्स का दूसरा नाम एक गाड़ी के नाम पे। ओहो इतना आसान जवाब नहीं आ रहा। कौन सी गाड़ी इसके नाम पे पेडल्स का नाम होता है? कोरोला, यस एग्जैक्टली कोरोला।
ये कोरोला होते हैं आपके पास जिनको हम पेटल्स कहते हैं। इसके दरमियान में ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो फीमेल गाइनेशियम का पोर्शन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और उसके बराबर में पर्पल कलर के दो बनाए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनमें इनको हम स्टेमेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें एंथोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो सेपल है ये बेसिकली बड कंडीशन में जब आपका फ्लावर होता है उसको रैप करके अपने अंदर रखा होता है, और ये जब ये खिलता है फूल तो सेपल्स खुल जाते हैं और पेटल्स बाहर आ जाते हैं आपको इस तरह से ब्लूम करके। तो ये हर तमाम प्लांट्स में तकरीबन इसी तरह का सीक्वेंस चल रहा होता है। समझो मेरे बच्चों? बेटा बात क्लियर हो गई? मुगीज बेटा सेपल्स के बारे में ओके भाई आ गए तुम लोगों का पसंदीदा दोस्त। इतनी देर से याद आ रही थी तुम लोगों को फ्रॉक की, सबको राना टिग्रीना याद आ रहा था। राना टिग्रीना यानी फ्रॉक जो है, फिर वो चीज देखो, नोटिस करो इटैलिक में पूरा नाम इटैलिक में, क्योंकि मैंने टाइप किया, लिखा नहीं है। लिखता अपने हाथ से तो अंडरलाइन करता। तो ये आपके पास राना टिग्रीना का पूरा नाम आ गया भाई, राना टिग्रीना का नाम आ गया। और यहां पर एक और चीज नोटिस करोगे वो ये है कि R फॉर राना इज कैपिटल एंड T फॉर टिग्रीना इज स्मॉल। पता ही चला कि पहला हिस्सा आपके पास जेनेरिक नेम है और दूसरा हिस्सा आपके पास जो है वो स्पेसिफिक नेम का है। वो किसका नाम है? वो स्पेसिफिक नेम का नाम है। ठीक हो गया? स्पेसिफिक नेम सॉफ्ट कॉपी वर्जन के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम, ये दो चीजें हमने अलग अलग कर दी, इसमें बीच में बाइफरकेट कर दी। कॉमन नाम, किसी को कॉमन नाम जानने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? मेंढक कहते हैं इसको, मेंढक। ओ यस मेंढक। अच्छा भाई, इससे मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिज्म होता है इसी एम्फीबियंस के ग्रुप का, उसका नाम क्या होता है? फ्रॉग से मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसी की ग्रुप में होता है, बट थोड़ी सी उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट होते हैं। क्या नाम होता है उसका? डेडपूल, टोड कहते हैं। यस बेटा, वेरी गुड मुगीज बेटा, उसको टोड कहते हैं। थोड़ी सी ड्राई सरफेस होती है, उसकी स्किन ड्राई होती है अच्छी खासी, और वो ड्राई कंडीशन में भी रह सकता है। लेकिन ये फ्रॉग है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक एम्फीबियस कंडीशंस में रहता है। गीला और मॉइस्चर होना चाहिए तो वहां वो रहता है, वरना वो नहीं रह पाता। इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, हमें पता है ये मल्टीसेलुलर है। 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड है। 3 हिस्सों में बॉडी कैसे डिवाइडेड है ये देखो। हमारे पास सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये आपका, इसका हम इसको काट रहे हैं बीच से, ये इसका आ गया हेड। ठीक हो गया? ये हेड आ गया, ठीक। ये छोटा सा पोर्शन होता है इसका, इतना समझ लो, ये पोर्शन होता है थॉरैक्स का। और बाकी जितना भी पोर्शन बचता है आपके पास, ये पोर्शन होता है एब्डोमेन का। ठीक हो गया? तो हेड का पोर्शन हुआ। अच्छा, गर्दन तो होती नहीं है इसकी, गर्दन तो होती नहीं, लेकिन वो पोर्शन जिसमें लंग्स मौजूद होते हैं इसके, वो थैलेक्सिक पोर्शन होता है इसका, थैलेक्सिक पोर्शन। और उसके बाद जो इसका पेट वाला पोर्शन है उसको हम एब्डोमेन का पोर्शन कहते हैं। अभी 9th क्लास के अंदर तो आप लोग इसका जाहिर सी बात है इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करोगे, डायसेक्शन करने, डायसेक्शन तो ऐसे नहीं करवाते लेकिन पार्ट्स आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपको फ्रॉग दे देंगे, कटा हुआ फ्रॉग होगा, उसको आपने बताना है कि भाई इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, इसका लाइक स्टमक कहाँ है, स्प्लीन किस जगह पे है, और इस तरह से आपको मुख्तलिफ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए दे देते हैं वो। बट जब आप लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आओगे तो उस वक्त आपको पूरा फ्रॉग खुद डायसेक्ट करना होता है। फ्रॉग के अंदर उसका ब्रेन निकालना होता है, अपने नर्वस सिस्टम का होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, इसके अलावा हार्ट ऑफ फ्रॉग का पूरा पोर्शन होता है, आपने वो देखना होता है, आइडेंटिफाई करवाना होता है। फिर इसके बाद ये होता है कि हमारे पास फ्रॉग की जो बोन्स होती हैं वो उसकी आर्टिकुलेशंस देखनी होती है हमने। तो इसके लिए रेडी रहना आप लोगों के पास, आगे बड़ा बेहतरीन काम आने वाला है इसका। रियल फ्रॉग के साथ सीन होता है सारा ही, आपने खुद डायसेक्ट करना होता है उसको। पिच फ्रॉग होता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, समटाइम ऐसा सीन हो चुका है हमारे कुछ दोस्तों के साथ कि वो जो फ्रॉग, पिच फ्रॉग वो होता है कि जिसकी जो जैसे हमारी कनपट्टी होती है ना, पीछे वाला पोर्शन होता है ना पीछे का, ये वाला ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है बिल्कुल कनपट्टी वाला, उसको ना दबाते हैं खट करके किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जोर से उसको ऐसे पकड़ के मारते हैं तो वो बेहोश हो जाता है ऐसे। फिर हम उसकी डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि मरे हुए फ्रॉग की डायसेक्शन अगर करेंगे ना तो उसका ब्लड वगैरह एक जगह पे रुक जाएगा। तो समटाइम्स क्या होता है, हम उसकी डायसेक्शन करते हैं, उसको बेहोश हुआ होता है उसको काट पीट के उसको एक तरफ कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रॉग अगर सही से पिच नहीं होता, पिचिंग कहते हैं इसको, अगर फ्रॉग सही से पिच नहीं होता तो वो डायसेक्शन के दरमियान में जाग जाता है आपके पास और फड़क करके हाथ से निकल जाता है।
हाँ वो उड़ जाता है। ये हमारे कुछ दोस्तों के साथ ये मामला हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कॉकरोच तो खैर खत्म चीज है। वो कॉकरोच भी खैर आपको उसका नर्वस सिस्टम निकालना होता है, उसके पूरे आपको जो है वो ट्रेकियल ट्यूब्स निकालनी होती हैं, साइड में लगी हुई होती हैं, और उसमें जो आपके पास जो लिम्फ वगैरह उसको आइडेंटिफाई करना होता है, मुख्तलिफ तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो ये सारी चीजें एक्साइटिंग आने वाली हैं। अभी 9th का तो खैर बच्चों वाला लेवल होता है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, डायसेक्शन नहीं होती, तो उसमें आप इसको देखोगे बेचारे को, इसको काटोगे भी। वन थिंग अबाउट द फ्रॉग इज कि जब आप फ्रॉग को हल्का सा कट लगाते हो ना स्किन के ऊपर, आपने स्किन के ऊपर हल्का सा कट लगाया, उसकी स्किन को आप इस तरह से यूं खोलते जाओ, वो आराम से पूरी स्किन खुलती चली आएगी आपके पास, वो आराम से खुलती। इतनी पेपरी स्किन होती है इसकी। और वजह पता है इसकी स्किन इतनी पेपरी क्यों होती है, कागज जैसी, कि हल्का सा कट लगेगा और आप उसको खोलते, जैसे अम्मा करती है ना कपड़े के साथ, उसमें हल्का सा कट लगाती हैं और छुड़ करके खुलती हैं, तो वो कपड़ा पूरा 2 टुकड़ों में हो जाता है। उससे भी हल्के अंदाज में हल्का सा कट चाहिए होता है इसकी स्किन पे, आप उसको यूं खींचते चुर को, ओहो, स्किन यूं करके खुल जाती है उसकी, आराम से पूरी स्किन उतर जाएगी। ठीक है, वो क्यों होती है इतनी पेपरी स्किन? बिकॉज फ्रॉग्स दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग अपने स्किन से रेस्पायर करते हैं। इसके लिए बॉक्स पिन आती है, यस, हमारे पास एक ट्रे होती है, उसके अंदर हमने वैक्स लगाई हुई होती है पूरी, और उसको यूं करके चित कर देते हैं हम लोग, और उसको फिर जो है ना पिनों से लगा देते हैं, कट कट करके ऐसे घुसा देते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें आपके पास तो हाँ, जैसे हम लोग लंग से रेस्पायर करते हैं ना, ये भी लंग से रेस्पायर करता है, लेकिन गैस एक्सचेंज के लिए, गैसेस की इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स के लिए ये अपनी स्किन को भी यूज करता है। तो स्किन अगर पतली होगी तो एयर का फ्लो होगा, ऑक्सीजन गैसेस का फ्लो होगा। अगर स्किन मोटी होगी तो गैसेस का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये काम कर रहा होता है। ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आप लोग मैट्रिक के अंदर गैस, पहले ही चैप्टर गैस एक्सचेंज का उस वक्त पढ़ोगे, तो आपके और जो है वो कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर होंगे। अभी मैं बोल रहा था इसकी नेक एब्सेंट होती है, इसकी नेक बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसकी कोई गर्दन वर्दन नहीं होती है, इससे आप लोग की होती है। ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन्स के सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सर फ्रॉग डोंट हैव अ नोज। अब नोज का मतलब यह है कि आपको नोज डिफाइन करनी पड़ेगी। आपकी जैसी नोज नहीं होती, मेरी ऐसी नहीं होती, अलबत्ता इसके पास यहां पर इस पोर्शन पे नोस्ट्रल जरूर होते हैं। नोज तो ये ना एक्सटेंडेड पार्ट जो बॉडी से बाहर निकल रहा, मुंह से बाहर निकल रहा होता है, इसको नोज कहते हैं। तो इसकी इस तरह से बाहर निकलता हुआ कुछ नहीं होता, इसके पास सिर्फ 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें से एयर आ रही जा रही होती है। तो ये वाला सीन होता है, ठीक है। लेकिन नोज हाँ नहीं होती, नोस्ट्रल जरूर होते हैं, नाक से सांस जरूर ले रहा होता है, लेकिन उस चीज को नाक नहीं कह सकते हम। अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाओ जो मैं बताने लगा था। ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल मसल का सिस्टम क्या, स्केलेटल मसल भी होंगे, स्मूथ मसल भी होंगे, कार्डिक मसल भी होंगे। क्या आप में से किसी को स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल का पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक हल्का सा टच दूंगा मैं आपको, हल्का सा टच दूंगा इसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनो। 3 टाइप के मसल्स होते हैं हमारे पास। एक वो जो कि हमारे हड्डियों के साथ लगे हुए होते हैं, जैसे ये हमारे हड्डियों के साथ लगे हुए, ये स्केलेटल मसल कहलाते हैं आपके पास, ठीक है, स्केलेटल मसल। एक आपके पास वो होते हैं जो हार्ट को मूव करवाते हैं, हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं कार्डिक मसल। कार्डियोलॉजिस्ट आप में से शायद कोई बने आज से 3-4 साल के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो हार्ट के जो मसल होते हैं उसको कार्डिक मसल कहते हैं। और वो मसल जो आपके गले के, स्टमक के, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, आंतों में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल। ये तमाम मसल के सिस्टम्स हैं जो कि फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। फ्रॉग चूंकि मूव कर रहा होता है, जंपे मार रहा होता है, तो उसके स्केलेटल मसल्स भी होते हैं आपके पास, स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। और फ्रॉग के अंदर हमारे पास चूंकि वो डाइजेशन करता है, तो खाने को ऊपर से लेके नीचे तक लेके आता है, यस, लाइनिंग वाले मसल स्मूथ होते हैं। तो खाने की मूवमेंट आपके पास जो आपके आंतों के अंदर, आपके स्टमक के अंदर हो रही होती है, वो स्मूथ मसल्स के जरिए होती है। और चूंकि ये बीटिंग तो कर रहा है ना हार्ट इसका, तो वो जो मसल आपके पास हार्ट के मसल होते हैं उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो एवरी सिंगल टाइप ऑफ मसल इज प्रेजेंट इन योर फ्रॉग। तो इसके अंदर ये वाला मस्कुलर सिस्टम्स भी होते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम, नर्व्स का सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि पूरा मिला के एक सिस्टम बना रहे होते हैं, इनको हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। बेटा एपिथेलियल सिस्टम क्या होता है?
किडनी का मसल नहीं होता, ना ना, किडनी का मसल नहीं होता, किडनी का मसल नहीं होता, किडनी तो ऑर्गन है। एपिथेलियल सिस्टम्स कौन से होते हैं बेटा? टाइप यस, एपिथेलियम कहते हैं, एपी कहते हैं अबव को, थीलियल कहते हैं लेयर को। आपके पास एपिथेलियल स्किन यानी अपर मोस्ट लेयर जो होती है एपिथेलियल लेयर्स कहलाती है वो। तो एपिथेलियल लेयर स्किन की लेयर, आपके पास उसका पूरा सिस्टम है। स्किन आ गई, मुख्तलिफ ग्लैंड्स आ गए, कुछ सिक्रीशन सबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन कर रहा होता है, ऑयली सिक्रीशन कर रहा होता है अपने ऊपर, ठीक है, तो वो सारे सिस्टम मौजूद है। ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बेटा? ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मेरा बेटा? ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ग्लैंडुलर सिस्टम में, ओहो सब खामोश हो गए। गूगल पे से देखेंगे जाके, गूगल पे ग्लैंडुलर सिस्टम, प्लांट का सिस्टम ग्लैंडुलर सिस्टम ही होगा। देखने से मैं मना नहीं करता, मैं बोलता हूं देख लिया करो, कम से कम इस बहाने तुम लोग सर्चिंग वर्चिंग करोगे, कुछ अच्छी चीजें तो आएंगी तुम्हारे इंटरनेट हिस्ट्री के अंदर। वैसे भी जर्नल बता दो, देखने से कोई मना नहीं करता। देखो ओपन बुक टेस्ट भी इसलिए वैसे होता है कि आप ओपन बुक को देखते हो, ढूंढते हो, समटाइम्स चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं तो उसमें आंसर नहीं मिल पाते। अगर आपने किताब पढ़ी भी होगी तो आप उस आंसर तक पहुंचोगे। होता है ना कभी बार ओपन बुक टेस्ट होता है, फिल्मों में दिखाते हैं आपके पास। तो इसी तरीके से मैं एक्सेसिबिलिटी देता हूं कि भाई जस्ट गो ऑन एंड लुक इट समवेयर, ताकि जवाब तो आए, सर्च तो करो, देखो तो, पढ़ो तो सही। हाँ भाई ग्लैंडुलर का अभी तक नहीं पता चला, ग्लैंड किसे कहते हैं भाई? ग्लैंड किसे कहते हैं? चलो ग्लैंडुलर सिस्टम को छोड़ दो, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर भी ग्लैंड है, ठीक है, इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स ग्लैंड्स का काम करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का होता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड आंसर। गैस्ट्रिक जूस, यस। वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गन या वो सेल जो अपने पास से सिक्रीशंस को रिलीज करे, केमिकल सिक्रीशंस को रिलीज करे, उसको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर या ग्लैंड्स कहते हैं, उसको ग्लैंड्स कहते हैं। दे कैन बी एक्सोक्राइन, दे कैन बी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में फर्क पता है भाई? एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास एक डक्ट होती है, नाली होती है। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास नाली, बोलो भाई, नहीं होती। एक्सोक्राइन के पास नाली होती है, एंडोक्राइन के पास नाली नहीं होती। रिपीट कर लो, क्लियर कर लो इसको। एक्सोक्राइन हैव अ डक्ट, एंडोक्राइन डू नॉट हैव अ डक्ट। तो डक्ट हो या ना हो, चीज एक ही है कि दोनों सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं व्हेन दे आर सिक्रीटिंग समथिंग। ओ हो हमजा ने कुछ लिख के भेजा भाई। हमजा कह रहे हैं कि सर एंडोक्राइन सिस्टम मैसेंजर सिस्टम होता है जो फीडबैक लूप्स पर मुश्तमिल होता है, ये इंटरनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चला आता है, ये डिस्टेंट ऑर्गन को जाकर रेगुलेट करता है। इन्वर्टिब्रेट्स में आपके पास हाइपोथैलेमस और न्यूरल कंट्रोल सेंटर जो है वो तमाम एंडोक्राइन सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसी कहानी है, बिल्कुल ऐसी कहानी है, लेकिन हम इसकी तफसील पढ़ेंगे कभी बाद में, कभी तफसील पढ़ेंगे बाद में, ठीक हो गया? कभी तफसील पढ़ेंगे बाद में। एटलीस्ट सर्च किया, वेरी गुड, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। उसको वैसे समझना जरूरी है, मैंने बगैर अंग्रेजी पढ़ा आपका जवाब उर्दू में दे दिया कि आपने क्या लिख के दिया इसके अंदर। तो हम इसकी तफसील पढ़ेंगे तो समझेंगे इसकी बात को। मेरी बात समझ लो प्यारे बच्चों। तो फाइनलाइज करते हैं आज की चीज को, आज की चीज को फाइनलाइज करते हैं। रहता कहाँ है भाई? ये रहता कहाँ है आपके पास? फ्रॉग कहाँ रहता है? इसका हैबिटेट क्या होता है? ये किस जगह पे रहता है? तो देखो हर उस जगह पे रहेगा जहां पानी होगा, बिकॉज इट इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म है जो कि आधी जिंदगी पानी में या कुछ टाइम पानी में और कुछ टाइम जमीन पे गुजारते हैं। तो लुक एट दिस, डिचेस, गड्ढे जहां पानी खड़ा हुआ होता है, पूल्स, तालाब, पॉन्ड्स, लाइक पूल्स आर आर्टिफिशियल एंड पॉन्ड्स आर नेचुरल। तो ये दोनों तालाब की सूरतें होती हैं, लेकिन पूल वो होता है जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, एंड पॉन्ड्स आपके पास खुद ब खुद ही बने हुए होते हैं। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं किसी जगह पे, बारिश का पानी वहां के खड़ा हो जाता है गहरे गड्ढों के अंदर, आपका फ्रॉग वहां रहता है। एंड स्ट्रीम्स, आपके जो नहरें होती हैं उसके किनारों में रहते हैं आपके पास। ये भी नहीं है कि नहरों में रह रहे बह के चले जाएंगे कहीं भी, उनके जो किनारे होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं आपके स्ट्रीम्स के, वहां पर ही आपके पास रह रहे होते हैं ये। और तीनों चीजों में चीज एक सिमिलैरिटी, एक कॉमनैलिटी है कि ये तीनों की तीनों चारों चीजें, इनमें पानी है और जमीन है। तो दे कैन लिव इन बोथ सिस्टम्स, कि आपके पास पानी और इनको चाहिए होता है। ठीक हो गया भाई? ओके, आखिरी बात, क्या खाता है भाई? क्या खाता है? ये स्मॉल इंसेक्ट्स पे फीड करता है, जानवरों पे, हशरात पे, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है। मेरे बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात को? दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, दे फीड ऑन बटरफ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, फ्लाइज हो गई,
आपके पास ड्रैगन फ्लाई हो गई, आपके पास बीटल्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स हैं दे एक्चुअली फीड ऑन देम। ओके भाई, चलो भाई आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर फाइनलाइज करेंगे। एक काम मैं आप लोगों को देता जा रहा हूं आज की क्लास में, एक छोटा सा काम देते जा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग आपकी बुक में से जो एक्सरसाइज है आखिरी पोर्शन में वो सॉल्व करेंगे, विच इज कंप्राइज ऑफ फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। उसको रिव्यू करके देख के आना, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में जरा उसके बारे में बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक, इस चैप्टर को हम लोग आखिरी पे जाके इख्तिताम पजीर करें जल्द से जल्द। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अल्लाह हाफिज़।